नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त। और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक महा एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे आज की करंट अफेयर्स की। जैसा कि अभी हाल ही में देश दुनिया में घटित जो भी घटनाएं हुई है उन्हीं की चर्चाओं की हम बात करते हैं इस एपिसोड में, और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैनिक समसामयिकी साथ में स्टैटिक जीके का पाठ अपना चल रहा है, और प्रत्येक पर्सन के साथ, प्रत्येक ट्यूशन के साथ जो हमारा करंट का ट्यूशन रहता है उसके साथ हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को डालने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा ये महा एपिसोड जो कि करंट अफेयर्स का है हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले आप एक बार इस सेशन को धमाकेदार अपनी मित्र मंडली को शेयर कर दो, जहाँ पर भी आप कर सकते हो। सोशल मीडिया में अपना ये सेशन चला जाना चाहिए। श्री जी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं करता हूँ आपका हार्दिक स्वागत, और सभी साथियों को एक बार बुला लीजिए, सबको निमंत्रण भेज दीजिए कि विकास की करंट अफेयर्स स्टार्ट हो चुकी है। तो द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक वाला जहाँ तक जाए। तो हम करते हैं आज की करंट अफेयर्स और पढ़ने वाले आज की मोटिवेशनल लाइन जो बनाएगी आपको ऊर्जावान और करेगी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित। तो साथियों, आज की हमारी मोटिवेशन लाइन है, सोचना है तो बड़ा सोचिए, सोचना है तो बड़ा सोचिए, करना है तो बड़ा कीजिए। सोचना है तो बड़ा सोचिए, अपनी सोच को इतनी बड़ी बना लीजिए कि आने वाला कोई सा भी एग्ज़ाम आपका नस्ते नाबूद हो सके। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो ऐसा सोचकर करो, ऐसे करो कि अपनी तैयारी को इतना मजबूत बना लो कि आने वाला एग्ज़ाम भी आपकी प्रतीक्षा करे कि भैया मैं तैयार हूँ, तुम तैयार हो या नहीं हो। मतलब तुम्हें तैयार होना है, खुद को तैयार करना है, और अपने आप को इस तरह से आग में झोंक दो कि आने वाले 3 महीने में आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो आप नस्ते नाबूद कर दो। तो सोचना है तो बड़ा सोचिए, करना है तो बड़ा कीजिए, एक बार पूरी ताकत तो लाइए, सफलता आपको निश्चित प्राप्त होगी। ये हमारा मोटिवेशन लाइन था। एक तरह से आपके अंदर ऊर्जा भर देनी चाहिए, आग भर जानी चाहिए, और सेशन को इतना शेयर कर दो साथियों कि सभी को बुला लो। अपने कंटेंट के बारे में तो जानकारी मिले ना, कम से कम जानकारी तो मिलनी चाहिए ना। तो ये काम आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। इसी के साथ हम पढ़ने वाले आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले एग्जाम में लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलते हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में, एक सेकेंड है ना, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 कोवैक्सीन सोबराना 2, कौन सी वैक्सीन का नाम क्या है, सोबराना 2। भाई साहब, पहले कौन सी आई थी उनकी भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, वैक्सीनेशन की भी, और बात करते हैं सोबराना 2 अभी हाल ही में किसके द्वारा विकसित की गई है। तो साथियों, ये की गई है क्यूबा देश के द्वारा। पहले तो वैक्सीन का नाम क्या है, वैक्सीन का नाम है साथियों सोबराना 2। ये क्या है, एक वैक्सीन है, और ये वैक्सीन एक छोटे से देश ने, किसने, एक नल्ले से देश ने, छोटे से देश ने विकसित की है, जिसका नाम है साथियों, देश का क्या नाम है, क्यूबा देश। और ये क्यूबा देश है, छोटा सा देश, जिसने सोबराना 2 जो वैक्सीन है वो विकसित की है। कितनी डोज में लगाई जाएगी, तो साथियों 3 डोज में लगाई जाएगी। कितने डोज में लगाई जाएगी, 3 डोज इसकी होगी। कौन कौन जो होगी, पहली तो 0 पे, दूसरी 28 दिन पे, और तीसरी 56 दिन पे ये लगाई जाएगी। इसके अलावा क्यूबा को क्या बोला जाता है साथियों, तो क्यूबा को बोला जाता है चीनी का कटोरा। क्या बोला जाता है क्यूबा को, क्यूबा को बोला जाता है चीनी का कटोरा। तो सोबराना 2 नाम की जो वैक्सीन है किसके द्वारा विकसित की गई, क्यूबा के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, ये कितने डोज की होगी, 3 डोज की होगी। इसके पहले वैक्सीन की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले स्पुतनिक वी, कौन सी वी, स्पुतनिक वी, किसके द्वारा, रूस के द्वारा। जो दुनिया की पहली वैक्सीन थी वो कौन सी थी, तो स्पुतनिक वी थी। कितने डोज वाली थी, तो डबल डोज वाली थी। कितने डोज वाली, डबल डोज वाली। भारत की वैक्सीन की हम बात करते हैं तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन। भारत की कौन कौन सी साथियों, तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये भारत की क्या है, वैक्सीन है। और भारत की ये दोनों वैक्सीन कितने डोज वाली है, ये भी 2 डोज वाली है। कितनी डोज वाली है,
2 डोज वाली है। और अभी हाल ही में भारत की कंपनियों द्वारा एक सिंगल जो ट्रिपल डोज वाली जो वैक्सीन है वो विकसित की जा रही है। कौन सी बात करें तो कौन सी, जाइको डी। याद है आपको, जाइको डी ये वैक्सीन है जो बहुत ही ज़्यादा सफल रहने वाली है। इसमें बात की गई है ये भी 3 डोज वाली होगी, जिसमें 0, 28 और 56 देश के बीच में ये लगाई जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं अपन सोबराना 2 की हमने बात कर ली। स्पुतनिक वी के अलावा स्पुतनिक लाइट आएगी। कौन सी आएगी, स्पुतनिक लाइट आएगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इधर 1 सेकंड यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पुतनिक लाइट आएगी। और ये स्पुतनिक लाइट क्या करेगी साथियों, ये सिंगल डोज वाली वैक्सीन होगी। कौन सी वाली वैक्सीन होगी, सिंगल डोज वाली ये वैक्सीन होगी, सिंगल डोज। और ये किसकी बहन है, तो ये स्पुतनिक की बहन है। और इसी का प्रकार है, स्पुतनिक वी दुनिया की पहली वैक्सीन थी जो रूस के द्वारा डेवलप की गई थी। और स्पुतनिक लाइट जो है इसके द्वारा अभी हाल में सिंगल डोज में ये वैक्सीन आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूबा हो जाएगा। सोबराना 2 किसके द्वारा विकसित की गई, क्यूबा के द्वारा विकसित की गई है। आगे अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने 1 या 2 दिन पहले आपको बताया था कि रेत का महल कहां पर बनाया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रेत का महल, अगर किसी बच्चे को याद है तो जल्दी से कमेंट में बॉक्स में छाप दो कि अभी हाल ही में रेत का महल कहां पे बनाया गया था और कितना मीटर का था। तो लगभग 21 मीटर का ये महल था। और ये कहाँ पर बनाया गया था साथियों, डेनमार्क में। कहाँ पर, डेनमार्क में ये बनाया गया था। और इसके बारे में भी मैंने अभी हाल ही में आपको कुछ ही दिनों में बताया था। तो रेत का महल डेनमार्क में, कहाँ पर, डेनमार्क में। आगे चलते हम बात करते हैं साथियों इसकी। तो ये देखो ये हमारी कौन सी है, ये है कोविशील्ड। कोविशील्ड किसके द्वारा डेवलप की गई, तो कोविशील्ड डेवलप की गई साथियों, ये कोविशील्ड है। ये किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा। किसके द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा ये विकसित की गई है। और भारत में सबसे पहले वैक्सीन किसको लगाई गई थी, भारत में सबसे पहले वैक्सीन किसको लगाई गई थी, तो याद है आपको, मनीष कुमार को। किसको, सबसे पहले वैक्सीन, किसको, सबसे पहले वैक्सीन की अगर बात करते साथियों तो किसको लगाई गई थी, मनीष कुमार जी को लगाई गई थी, जो एक स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी थे, जिनको लगाई गई थी मनीष कुमार जी को भारत की सबसे पहली वैक्सीन। अगर बात करते हैं कोवैक्सीन की, किसकी बात करते हैं, कोवैक्सीन की। कोविशील्ड तो किसकी है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, आधार पूना वाला आपको याद होगा। टॉप 15 में से टॉप 10 में कौन, टॉप 10 की जो शीर्ष नेताओं की सूची में आए थे कौन थे, आधार पूना वाले थे। सबसे पहले में कौन थी, तो जेसिका अर्डर्न थी, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। आपको याद नहीं है तो याद कर लो, रिवीजन करते जाओ, ठीक है। भारत बायोटेक की बात करें तो कहाँ की कंपनी है साथियों, ये हैदराबाद की है। कहाँ की है, हैदराबाद की कंपनी है भारत बायोटेक, जिसके द्वारा कोवैक्सीन जो बात करते हैं वैक्सीन है भारत की, ये डेवलप की गई है। आगे चलते इसी में बात करते हैं हम। तो आगे बात बताता हूं मैं आपको, ये स्पुतनिक वी है। कौन सी वी है, ये स्पुतनिक वी है। और ये किसके द्वारा, तो साथ ही ये रूस के द्वारा दुनिया की पहली वैक्सीन, रूस के द्वारा दुनिया की ये पहली वैक्सीन है, दुनिया की पहली वैक्सीन है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आगे बात करता हूँ इसी में, तो आपको इस ट्यूशन का जवाब देना अगर आपको याद है तो। सबसे पहले ट्यूशन है आज हमारा इम्पोर्टेंट, जो विकास सर द्वारा चयनित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज हमारी, उसमें आज का जो पहले पर्सन का इम्पोर्टेंट ट्यूशन है वो ट्यूशन है साथियों हमारा फिदेल कास्त्रो। क्या नाम है, फिदेल कास्त्रो का संबंध किस देश से है। ये फिदेल कास्त्रो का संबंध किस देश से है, तो ये चीनी के कटोरा क्यूबा देश से। किससे साथियों, क्यूबा देश से है। और ये चीनी का कटोरा कहलाता है। इसका आप ध्यान रखना, रेलवे के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार आपसे पूछा गया है। चलते हैं हम बात करते हैं इसी में नेक्स्ट की। तो आगे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये फिदेल कास्त्रो के जिनका जो संबंध है वो किससे है, वो है साथियों क्यूबा देश से।
क्यों संबंध है, इसके बारे में भी आपको डिटेल दी हुई है। तो जब भी विकास सर आएंगे कुछ नया लेकर आएंगे और कुछ नया इस प्रकार से लेकर आएंगे तो जानकारी मिलेगी तो पूरी मिलेगी। क्या होगी, जानकारी मिलेगी तो पूरी मिलेगी। तो एक बार धमाकेदार सेशन को शेयर कर दीजिए, जिसको भी बुलाना है बुला लीजिए, और जो भी आ गया भैया जाना मत, पूरे सेशन में बना रहे। अच्छा लगता है तो आइए, देखिए, कंटेंट पढ़िए, PDF लीजिए, उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर तेरी मर्जी है, वहाँ जाइए। ठीक है, आगे चलते हम बात करते हैं इसी में, तो इनके बारे में भी ये डिटेल लिखी हुई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों, तो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जून 2021, क्या साथियों, जून 2021 की हम बात करते हैं। तो जून 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है। तो भैया अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहले हम बात करते हैं, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, स्थापना की हम बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। कब हुई थी, 1909 में इसकी हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है साथियों दुबई में। कहाँ पर है, दुबई में। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। कौन है साथियों, एक सेकेंड है ना, इसमें अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है ग्रेग बर्कले। आगे अगर इसमें बात करते हैं साथियों, तो ICC के बारे में आपको पता है, हेडक्वार्टर दुबई में, स्थापना 1909 में, और ग्रेग बर्कले क्या है, इसके अध्यक्ष है। अगर BCCI की हम बात करते हैं, भारतीय कंट्रोल बोर्ड की, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की हम बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वानखेड़े स्टेडियम। कहाँ पर है साथियों, वानखेड़े स्टेडियम की हम बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है। सौरव गांगुली क्या है इसके, सौरव गांगुली इसके चेयरमैन है। क्या है, चेयरमैन है। अगर जून महीने की हम बात करते हैं तो डेवन कानवे को, किसको, डेवन कानवे को क्या दिया गया, डेवन कानवे को दिया गया साथियों जून माह का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मंथ का जो मंथली अवार्ड दिया जाता है, जून माह का दिया गया डेवन कानवे को। कहाँ के खिलाड़ी है, ये है साथियों न्यूजीलैंड के। कहाँ के है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। इनको मंथ जो बात करते हैं, जून मंथ का ICC के द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट पुरुष का अवार्ड दिया गया है। अगर मैं आपको बात करता हूँ साथियों, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में देखो मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। जून 2021 के लिए ये डेवन कानवे न्यूजीलैंड के, इनको पुरुष क्रिकेटर चुना गया है। सबसे पहले इन प्रश्नों का जवाब दे दो यदि आपको याद है तो, ठीक है। जनवरी माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया था, भाई साहब ऋषभ पंत को। किसको चुना गया था, ऋषभ पंत को चुना गया था। और ऋषभ पंत जो भारत के खिलाड़ी है, इनको जनवरी माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया था। फरवरी माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड किसे चुना गया था, तो ये R अश्विन को। किसको, R अश्विन को, रविचंद्रन अश्विन को जनवरी जो बात करते हैं, जनवरी क्या फरवरी महीने का R अश्विन को दिया गया था, जनवरी को ऋषभ पंत को दिया गया था, और भुवनेश्वर को मार्च का दिया गया था। मार्च महीने का किसे दिया गया था, तो भुवनेश्वर साहब को दिया गया था। भुवनेश्वर साहब को दिया गया था जो कि बॉलर है। देखो जनवरी का ऋषभ पंत, फरवरी का जो R अश्विन, और मार्च का भुवनेश्वर। आगे बात करते हैं अप्रैल माह का। अप्रैल माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया था, तो अप्रैल माह का चुना गया था बाबर आजम को, जो नल्ला पाकिस्तान का खिलाड़ी है। किसको दिया गया था, बाबर आजम को। बाबर आजम कहाँ के साथियों, तो बाबर आजम है पाकिस्तान के। आगे अगर बात करते हैं मई माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड, तो मुशीर रहमान को। किसको, मुशीर रहमान को, मुशीर रहमान को दिया गया था। और ये कहाँ के है, ये भारत का पोता जिसे बोलते हैं बांग्लादेश। कहाँ के, ये मुशीर रहमान है बांग्लादेश के। कहाँ के साथियों,
बांग्लादेश के, और जून माह का डेहन कानवे को जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। तो जनवरी का कौन हो गए? ऋषभ पंत। फरवरी का कौन हो गए? आर अश्विन। मार्च का कौन हो गए? भुवनेश्वर। मार्च के बाद अप्रैल आया, कौन हो गए? बाबर आजम। मार्च के बाद अप्रैल और मई का कौन? मुशीर रहमान बांग्लादेश के। और जून का भी हाल ही में मैंने बताया न्यूजीलैंड के डेवन हानवे को दिया गया था। पहला मुगलक मेडल किससे दिया गया था? तो ये दिया गया था साथियों अजिंक्य रहाणे को। किसको दिया गया था? अजिंक्य रहाणे को दिया गया था, जो पहला मुगलक मेडल था। दशक का सर्वश्रेष्ठ खेल भावना दिखाने का पुरस्कार, तो खेल भावना किसके द्वारा दिखाई गई है दशक की सबसे ज़्यादा? वो पुरस्कार दिया गया था महेंद्र सिंह धोनी को। किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। मतलब किसको? तो साथियों माही को। किसको दिया गया है? माही को दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी धनराशि की दी जाती है? तो पहले तो दी जाती थी 7.5 लाख। कितनी दी जाती थी? 7.5 लाख दी जाती थी। और अब कितनी हो गई? तो अब हो गई 25 लाख रुपए। कितने हो गई साथियों? 25 लाख रुपए हो गई है। सदी का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी कौन बन गया? तो सदी का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी की हम बात करते हैं, तो जो बात कर रहे हैं खिलाड़ियों में बेस्ट बल्लेबाज तो कौन है? सचिन तेंदुलकर है। और जो बॉलर की बात करते हैं गेंदबाज की, वो है मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के। कहाँ के? तो ये बात कर रहे हैं अपन सचिन तेंदुलकर। और सचिन तेंदुलकर की तो ये तो क्या है साथियों? सचिन तेंदुलकर तो क्या है? बल्लेबाज है तेंदुलकर। और आगे बात करते हैं गेंदबाजी में। गेंदबाजी में हमारे मुथैया साहब। कौन है? मुथैया मुरलीधरन। और मुथैया मुरलीधरन कहाँ के? तो साथियों ये श्रीलंका के गेंदबाज। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रिकेट के बारे में जो भी आपके पास क्रिकेट के बारे में जो भी आपको जानना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। आईसीसी 1909 दुबई में हेड क्वार्टर है और ग्रेग बर्कले क्या है? इसके हेड है, मतलब अध्यक्ष है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं इसी ट्यूशन में। और इसी ट्यूशन में देखो ये टेस्ट टीम है, आपको ध्यान रखना है ये कौन है आपको बताना है। और ये आर अश्विन और ये मैडम है तमी बिट, जो इनको ये मार्च महीने का अवार्ड मिला था। ये आपको भुवनेश्वर के बारे में पता है, इधर से बाबर आजम। और अगर हम बात करते हैं मई माह का जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड मिला था मुशीर रहमान को, जो कि कहाँ के हैं? बांग्लादेश को। मुगलक मेडल की हम बात करते हैं तो ये अजिंक्य रहाणे थे, जिनको मुगलक मेडल से संबंधित है ना। आगे हम बात करते हैं तो ये हमने बता दिया आपको ट्यूशन में, और ये आपको ध्यान रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 5 खिलाड़ियों को दिया गया था, कब दिया गया था? 2020 में, याद है आपको? जिसमें राशि 7.5 लाख से बढ़कर कितनी हो गई? 25 लाख राशि हो गई है। ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं तो ये सदी का सर्वश्रेष्ठ जो टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी है ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया है। और गेंदबाजी में मुथैया मुरलीधरन जी को दिया गया है। तीसरे ट्यूशन में चलने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और हमारे राकेश जी सर जो हमारे क्या है टीम के लीडर है और कोचिंग के संचालक है, जो हमारे सामने आने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने वाले हैं आने वाले वैकेंसीज की। और इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं आज आरपीसी के बारे में। मैं बुलाना चाहूँगा आज हमारे राकेश सर को, जो हमारे कोचिंग के डायरेक्टर है। उनके साथ हमारे बेस्ट टीचर आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। तो मैं एक बार राकेश सर का स्वागत करता हूँ, एक बार उनको बुला लीजिए, है ना। तो राकेश सर का मैं स्वागत करता हूँ, हमारे जो टीम लीडर है, कोचिंग श्री जी क्लासेज के संचालक है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। मास्क नहीं खोलूंगा ये तो। धन्यवाद सभी साथियों को। मैं आज आप लोगों को सुनील सर से मिलाता हूँ और सुनील सर आपको कुछ बताएंगे आरएस के एग्ज़ामों के बारे में। लो सुनील सर। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है और मैं कोटा में CS नाम इंस्टीट्यूट से 2009 से 2012 तक आरएस के मैंने पढ़ाया स्टूडेंट्स को। और काफ़ी स्टूडेंट का प्रीलिम्स में सिलेक्शन भी करवाया है। और मैंने खुद ने लगातार 3 बार आरएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो प्रीलिम्स का मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, किस तरह से एग्ज़ाम को
कम समय में क्रैक करते हैं, वो सब मैं आपको श्री जी क्लासेस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और अभी जो 26 सितंबर को रीट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें एसएसटी सब्जेक्ट की मैं रीट की क्या स्टूडेंट श्री जी क्लासेस पे क्लासेस भी दूंगा आपको। इसी के साथ धन्यवाद चाहता हूँ। कीजिए सर, थैंक यू। तो सर ने स्पेशल अनाउंसमेंट कर दिया है आरएस वैकेंसी को लेकर, है ना। तो एक बार अनाउंसमेंट हो चुका है श्री जी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को, सभी साथियों को बता देना है, शेयर कर लेना है। और स्पेशल हमारे सुनील सर जो आएंगे आपको स्पेशल क्लासेज लेकर, तो आप जुड़े रहिए श्री जी क्लासेज के साथ। और हम बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, जो आपको एक तरह से जो हमारा महा एपिसोड चल रहा है साथियों, जिसकी हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। और हमारा जो स्पेशल सेशन है आज का, जिसमें हम बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है आज का, एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है साथियों आज का, चर्चा में रहा कोंगू नाडु क्षेत्र। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम बात कर रहे हैं कोंगू नाडु क्षेत्र, जिसकी बात कर रहे हैं कोंगू नाडु क्षेत्र। और ये क्या है, किस राज्य से ये संबंधित है कोंगू नाडु क्षेत्र? तो ये राज्य है साथियों तमिलनाडु से। किससे? तमिलनाडु क्षेत्र से। अब आप पूछो कि गुरुजी ये चाहता क्या है ना, ये चाहता क्या है कोंगू नाडु क्षेत्र, इसके बारे में तो बताइए। तो सुनिए, देखो कोंगू नाडु क्षेत्र क्या है, एक तमिलनाडु का क्षेत्र है। पहले तो बात करते कौन सा, कोंगू नाडु क्षेत्र। और ये कहाँ का है, तो ये क्षेत्र है साथियों तमिलनाडु का। अब जिसकी हम बात करते हैं, ये तो ना तो कोई जिला है ना कोई स्पेशल क्षेत्र है। क्या? ना तो ये कोई जिला है ना कोई ये स्पेशल क्षेत्र है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ना तो ये कोई जिला है और ना कोई एक स्पेशल क्षेत्र है जिसकी हम डिटेल से चर्चा करें। लेकिन ये भाई साहब क्या चाहते हैं कि हमें तमिलनाडु में और तमिलनाडु से अलग करके एक क्या कर दिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। ये कौन मांग कर रहा है? मतलब एक संघ बनाने की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है साथियों? ये एक संघ बनाने की बात करता है। कौन सा? तो ये संघ क्षेत्र बनना चाहता है, संघ क्षेत्र बनना चाहता है। और इसकी इच्छा है कि मुझे भी संघ क्षेत्र बना दिया जाए और मैं संघ क्षेत्र बन जाऊं। कहाँ का? तमिलनाडु का कांगू जो नाडु क्षेत्र है। अब इसकी बात करते हैं। अब इसकी जो मनोकामना है वो तो कैसे पूरी होगी, है ना। ये तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी मनोकामना तो हम कैसे पूरी करें। तो ये इसलिए चर्चा का विषय रहा कि ये संघ की मांग करने वाला क्षेत्र बन गया है, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है। आगे हम बात करते हैं साथियों इसी में महत्वपूर्ण पर्सनों की। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है तमिलनाडु में से, ध्यान रखना आपको। अगर आपको डिटेल से पढ़नी है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अरे आपको ध्यान रखना होगा, अगर खुद को मोटिवेशन रखना है तो खुद को ध्यान रखकर इतना नोटबुक में नोट करते जाओ। जो चले गए उन्हें जाने दो, जो नए हैं उनको बुला लो, है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो देखो तमिलनाडु की हम बात करते हैं तो 15वें जो है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है वो कौन बनाए गए थे? वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनाए गए थे M.K. स्टालिन। कौन बनाए गए थे? M.K. स्टालिन। जिनकी अलग ही स्टाइल है। क्या है? जिनकी अलग ही स्टाइल है। और M.K. स्टालिन को क्या बनाया गया? तमिलनाडु के CM बनाया गया। हाल ही में सैयद मुश्ताक ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी साथियों? सैयद मुश्ताक ट्रॉफी। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है साथियों क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। और ये किसने जीती है? तो ये भी तमिलनाडु ने जीती है, तमिलनाडु ने जीती है। और मुझे ये बता दो इसके कैप्टन कौन थे? इसके कैप्टन थे साथियों दिनेश कार्तिक। कौन थे? दिनेश कार्तिक इसके कैप्टन थे। और जो तमिलनाडु के क्या है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 इन्होंने जीती है। आगे बात करते हैं मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है?
तमिलनाडु में ये स्थित है। मन्नार के काड़ी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु पे। नीलगिरी की पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है? भाई साहब बहुत ही तगड़ी जनजाति है और इस जनजाति को बहुपति विवाह के लिए जाना जाता है। एक से अधिक पति रखने वाली, क्या? एक से अधिक पति रखने वाली जनजाति। और ये कौन सी जनजाति है? तो टोडा जनजाति। और ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। बहुपति जनजाति माना जाता है। और जिसकी बात करते हैं साथियों, ये कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति। कौन सी? टोडा जनजाति की हम बात कर रहे हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य तो बताऊंगा ही सही, लेकिन प्रमुख भारत के 12 जो भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य 1000 बार एग्जाम में पूछा गया, भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एम.के. स्टालिन सीएम है। और दूसरी बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से है। मन्नार की खाड़ी जो बात करते हैं तमिलनाडु में है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो बात करते हैं बहुपति विवाह के लिए टोडा जनजाति है। और जो बात करते हैं अपन तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। आगे अगर शास्त्रीय साथियों में बताना चाहूँ तो ये दो इनकी छोड़ो ना, ये आपको छोड़ो, एक सेकेंड है ना, ये क्वेश्चन आगे निकल गया ना। एक सेकेंड ये रहा। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? ये आपको बताना है कि तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है साथियों? तो बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और बनवारी लाल पुरोहित जी ने क्या किया था? एम.के. स्टालिन जी को शपथ दिलवाई थी। कावेरी नदी पर मेट्रो बांध किस नदी पर स्थित है? भाई साहब गजब कर दिया ना, मौज कर दी इन्होंने। पूछ भी लिया, आंसर भी दे दिया। पूछ भी लिया, आंसर भी दे दिया। और क्या लिखा है देखो, सुनना। कावेरी नदी पर मेट्रो बांध किस नदी पर स्थित है? अब भाई साहब क्या बात करते हैं, या तो पूछना चाहिए कावेरी नदी पर कौन सा बांध है, या फिर मेट्रो बांध किस नदी पर स्थित है ना। बारी है हमारी टीम है ना। और टीम की बात करते हैं तो मेट्रो बांध जो बात करते हैं साथियों किस नदी पर है? तो ये है कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर मेट्रो बांध स्थित है। तमिलनाडु के जो तट है, इस तमिलनाडु का तट को क्या बोला जाता है? जो तट होता है ना, तट, इस तट को क्या बोला जाता है? तो कोरोमंडल तट। कौन सा तट? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोरोमंडल तट। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहा है तो एक बार क्या किया जाए, सेशन को शेयर कर दिया जाए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूँ मायूस ना होकर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो एक बार धमाकेदार सेशन को शेयर कर दो, मस्त होकर नोट करते जाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलते हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले आप ये देख लो सारी चीज़ें, ये फोटो है, ये पूरे कोरामंडल तट के बारे में दी हुई है। ये पाक जलड़ मरुमध्य जो बात करते हैं ये किसके बीच है? तो भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं है, भारत श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में? भारत श्रीलंका के बीच में। आगे बात करते हैं साथियों, तो ये आपको ध्यान रखना है, मन्नार की खाड़ी। ये अगर अब शास्त्रीय नृत्यों की हम बात करते हैं तो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य, कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उन 8 शास्त्रीय नृत्यों की हम बात करते एक एक करके, एक सेकेंड है ना। अगर एक एक करके हम बात करते हैं साथियों भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की, ये भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? ये भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। कहाँ का साथियों? तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। आगे चलते हैं, कथक की हम बात करते हैं। कथक कहाँ का है? कथक यूपी का, उत्तर प्रदेश कथक। कथकली केरल, कथकली केरल, कथक तो यूपी और कथकली केरल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कथकली कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। अरे दिख तो रहा,
दिख रहा है तो एक बार बता दो कमेंट बॉक्स में। कथकली की हम बात करें केरल की, कुचिपुड़ी, पुड़ी गिर गई आंध्र प्रदेश में। कहाँ गिर गई पुड़ी? तो पुड़ी गिर गई आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो ये पुड़ी गिर गई आंध्र प्रदेश में। कथकली केरल, कथक यूपी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। आगे हम बात करते हैं मणिपुरी, मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुरी, मणिपुर का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मणिपुरी, मणिपुर का जो बात करते हैं साथियों, ओडिसी नृत्य की हम बात करते हैं। ये मोहिनीअट्टम है साथियों। क्या है ये? मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरल का। ओडिसी ओडिशा का। कहाँ का? ओडिसी ओडिशा की हम बात करते हैं। और जो शास्त्रीय जो बात करते हैं ये कहाँ का है? असम का। कहाँ का? ये असम का है। तो भारत के प्रमुख 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक एग्जाम में पूछा जाता है एक शास्त्रीय नृत्य का, ये आपको ध्यान रखना है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, शास्त्रीय आसाम, सत्रिया आसाम और मोहिनीअट्टम केरल, ये आपको ध्यान रखने। पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। बनवारी लाल पुरोहित क्या है? गवर्नर है। आगे चलते हम बात करते हैं। ये आपको दिख रहा है कौन सा बांध? मेट्टूर बांध। और मेट्टूर की बांध की हमने बात कर ली, कावेरी नदी पर स्थित है। भारत के मैप में दक्षिण भारत में ये तमिलनाडु स्थित है। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है तमिलनाडु, है ना। ये आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 4th नंबर का। हाल ही में 100% कोविड वैक्सीन, हाल ही में 100% कोविड वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो देश का पहला केंद्र शासित बन गया साथियों लद्दाख। क्या कर दिया इसने? 100% कोविड वैक्सीनेशन कर दिया। क्या कर दिया? कोविड वैक्सीनेशन कर दिया। कितना परसेंट? 100%। कौन सा संघ शासित प्रदेश? तो ये साथियों लद्दाख। कौन सा? लद्दाख की हम बात करते हैं। अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ और पूछना चाहूँ कि ये संघ शासित प्रदेश कब बना था? क्या संघ शासित प्रदेश कब बना था? तो ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। कब साथियों? 31 अक्टूबर 2019 को। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में पहले क्या हो गया था? जैसे ही क्या किया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था तो 9 गए थे। फिर क्या किया? दादर नागर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया? 1 कर दिया गया। तो वापस कितने हो गए? 1 करते 8 हो गए। तो इनको बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। और भारत में वर्तमान में कितना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो राधा कृष्ण माथुर। कौन है? राधा कृष्ण माथुर जी क्या है? उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर जी। राधा कृष्ण माथुर जी। ये आपको लद्दाख के बारे में ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन में। तो जो बात करते हैं यहाँ का इंपॉर्टेंट पर्सन है, भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला पहला गांव कौन सा था? तो साथियों मैंने आपको बताया था जो भारत में सबसे पहले जो संघ बना है वो कौन सा बना है? लद्दाख बना है। और इसके पहले गांव की बात हुई थी, वो गांव भी कौन सा था? वेयान गांव। कौन सा गांव था साथियों? वो था वेयान गांव। वेयान गांव में क्या था साथियों? तो यहाँ एक तरह से क्या थी? नेट वगैरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नेट वगैरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो रजिस्ट्रेशन कराने में भी दिक्कत होती थी। रजिस्ट्रेशन कराने में दिक्कत होती थी तो वहाँ के लोगों को पकड़ के लाया जाता था। क्या किया जाता था? पकड़ के लाया जाता था और उनके वैक्सीन लगा दिए जाती थी। तो वहाँ की जो मेडिकल टीम है उसने घर घर जाकर वैक्सीन उपलब्ध कराए और सभी युवा वर्ग के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा दी, वैक्सीन लगवा दी। और ये था भारत का पहला गांव वेयान गांव। और मनीष कुमार जी जो पहले नागरिक है भारत के, जिनको क्या लगा दी गई है? वैक्सीन लगा दी गई है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में पूरा है जो आपको ध्यान रखनी है। भाई साहब इस ट्यूशन को पढ़ो, और ये ट्यूशन एक तरह से दिमाग खराब करने वाला ट्यूशन है। आगे हम बात करते हैं, हाल ही में अभी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो हाल ही में अभी अहमद जो है, जो बात करते हैं ये इथियोपिया के, कहाँ के? इथियोपिया के क्या बने? अभी अहमद साहब की हम बात करते हैं साथियों। अभी अहमद साहब पीएम बने, और ये पीएम कहाँ के बने? तो ये बने इथियोपिया के। इथियोपिया की हमने बात की थी साथियों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हमने बात की थी। कौन सी बात करती? अफ्रीका महाद्वीप की हमने बात की थी। और अफ्रीका महाद्वीप में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस तरह से अफ्रीका था ना, याद हो तो आपको इस तरह से। यहाँ पर इथियोपिया, जिबूती हमने डिटेल से चर्चा की थी, याद हो तो, है ना। तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, अफ्रीकन संघ है। और अफ्रीकन संघ की हम बात करते हैं तो अफ्रीकन संघ में अगर बात करते हैं इथियोपिया की, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। कौन सा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। एक तरह से पतंगाकार यहाँ से अफ्रीका महाद्वीप में जो आकृति बनी हुई है, ये प्रोस्पेरी पार्टी से है। कौन सी पार्टी से? प्रोस्पेरिटी पार्टी से ये संबंधित रखते हैं। और जो इथियोपिया की हम बात करते हैं साथियों, जो राजधानी है कहाँ की? इथियोपिया की आदिस अबाला। कौन सी राजधानी है? आदिस अबाला। आदिस अबाला यहाँ की क्या है? राजधानी है। आदिस अबाला यहाँ की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना। तो इथियोपिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? अभी अहमद साहब बन गए हैं। आगे अगर मैं बात करता हूं साथियों इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में हम बात करते हैं, ये देखो, ये अभी अहमद साहब जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। चलते हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनों में। तो इंपॉर्टेंट पर्सनों में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, है ना। सुन रहे हो आप? सुन रहे हो तो एक बार यार, एक बार सेशन को शेयर कर दो, है ना। बहुत ही प्यार से बोल रहा हूँ, सेशन को धमाकेदार शेयर कर दो और एक बार खुद को मोटिवेशनल बना के काम करने लग जाओ। एक बार सभी साथियों को बुला लो, क्योंकि यार जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं ना, मज़ा नहीं आने वाला, मेहनत के हिसाब से मज़ा नहीं आ रहा। एक बार क्या कर दो, एक बार शेयर कर दो और सभी को क्या कर दो, आप बुला लो। ये आपका काम है, और ये आपका काम तभी मतलब सक्सेस होगा जब क्या करेंगे कि अपने क्या करेंगे, मेहनत के क्या करने चाहिए, मेहनत के 4 चांद लग जाने चाहिए। मेहनत करें तो इतनी करो कि कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाए, है ना। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा शोर मचाते हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा शोर मचाते हैं। जो बात करते हैं बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती, और वो बाज आपको बनना है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। यूँ मायूस न होकर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो एक बार सबको सेशन को शेयर कर दो और सबको बुला लो। सन 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो कि सन 2020 की हम बात कर रहे हैं ना, शांति का नोबेल पुरस्कार की हम बात करते हैं, ये किसे दिया गया था? तो शांति का नोबेल पुरस्कार की हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। किसे? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किसे साथियों? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली रोम में। कहाँ पर? इटली रोम में। कहाँ पर साथियों? इटली रोम में इसका हेडक्वार्टर है। सबसे हाँ ये बता दो कि ये तो दिया गया था। वो बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार की हम बात करते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार की हम बात करते हैं शकुंतला हरक सिंह क्लेस्टेड। याद है आपको? 10,000 साल पहले मैंने बताया था। और मिट्टी के लाल रतन लाल 2020 में, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मलाला यूसुफजई। कौन साथियों? मलाला यूसुफजई को। और मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? 1901 में स्टार्ट किया गया था हेनरी ड्यूनेट। याद है आपको? कौन? 1901 में हेनरी ड्यूनेट। तो याद रखना है 1901 में
हेनरी डूनेट इनको क्या दिया गया था? पहला शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा का शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था साथियों 1979 में। कब? 1979 को, 1979 को। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इधर लिख देता हूँ, 1979 को इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रेड क्रॉस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार कितनी बार दिया गया है? तो ये दिया गया है साथियों 3 बार। कितनी बार दिया गया है? रेड क्रॉस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये नोबेल पीस प्राइज है 2020 का, जिसकी हमने बात कर ली। मलाला यूसुफजई जो कम उम्र में क्या किया था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी। देखो अल्फ्रेड नोबेल जो थे इनके नाम से स्टार्ट की गई थी नोबेल पुरस्कारों की। अल्फ्रेड नोबेल जो कि इनके बारे में अगर डिटेल से थोड़ी सी बात बताऊं तो दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन जो कि स्वीडन, कौन सा देश साथियों? स्वीडन की हम बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्वीडन ने वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में, ये भाई साहब की याद में 1901 में, कब साथियों? 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये स्टार्ट किया गया था। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा की बात करते हैं, ठीक है ना? तो इस क्षेत्र में दिया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $14 लाख की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है? कब, कैसे, और ये मैंने बता दिया। ये सारी चीज़ें अल्फ्रेड नोबेल के बारे में है। डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया था। और जो इनकी बात करते हैं 1901 को आपको ध्यान रखना है, जो नोबेल पुरस्कार के इनके बारे में 1901 से दिया जाने लगा है। ये मैडम है मदर टेरेसा, इनके नाम पर क्या दिया जाता? इनको दिया था 1979 में, है ना? इनके बारे में हम बात करते हैं तो 17 अक्टूबर 1979 को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका जीवन काल 26 अगस्त 1910 से 5 सितंबर 1997 तक रहा था। ये मदर टेरेसा के बारे में आप जानते होंगे। विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्सर चर्चा में रहने वाली ब्लू ओरिजिन कंपनी। भाई साहब बहुत ही स्पेशल कंपनी है, जो भी जाना चाहता है स्पेशल जा सकता है। अब ये क्यों स्पेशल है कि इसमें जो भी बैठेगा वो कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष में जाएगा। कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष में जाएगा। मतलब ये क्या करती है? देखो ये पहले बात तो करते हैं कहाँ की कंपनी है? ये अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। कौन सी है? ब्लू ओरिजिन कंपनी। अब इसके बारे में एक जो बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्यों है, ये क्या करती है? आदमियों को बिठाती है रॉकेट में और कहाँ ले जाती है? अंतरिक्ष में घुमाने ले जाती है। मतलब अंतरिक्ष में घुमाने वाली एजेंसी। कौन सी एजेंसी? अंतरिक्ष में घुमाने वाली एजेंसी। और ये घुमाने वाली अंतरिक्ष एजेंसी की हम बात करते थे, कौन सी है? ये है ब्लू ओरिजिन। किसकी कंपनी है? तो ये साथियों अमेजोन के संस्थापक। कौन से संस्थापक? अमेजोन के संस्थापक, जिसकी हम बात करते हैं जेफ बेजोस। किनकी बात करते हैं? जेफ बेजोस की। और जेफ बेजोस जो क्या थे? अमेजोन के पूर्व सीएम थे। कौन से थे? पूर्व सीईओ थे। इन्हीं की बात करते हैं, इन्हीं की ये क्या है? कंपनी है। अमेजोन के वर्तमान की हम बात करते हैं तो वर्तमान में सीईओ कौन है साथियों? वर्तमान में सीईओ है एंडी जेसी। कौन है साथियों? तो एंडी जेसी अमेजोन के वर्तमान में सीईओ है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी किस देश की है? तो ये साथियों अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका की है। जेफ बेजोस की ये कंपनी है। अगर इसकी हम बात करते हैं साथियों तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो क्या बोलते हैं, एक सेकंड। हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी द्वारा किस भारतीय को, तो ये बात करते हैं सेरेसन। किसको? सेरियसन की हम बात करते हैं। तो सेरेसन बंदाला जी को क्या किया गया?
अंतरिक्ष में लिया गया जो भारत के सीरियसन बंडाला जी, जिसकी हम बात करते हैं। अमेजन कंपनी के नए सीईओ कौन है? ये साथियों एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी अमेजन के नए संस्थापक है। स्पेस एक्स, कौन से एक्स? स्पेस एक्स। और भाई साहब इसकी तो बारे में डिटेल चर्चा कर लो। स्पेस एक्स के बारे में बताऊं तो ये क्यों प्रसिद्ध है साथियों? दुनिया के 143 कितने 143 उपग्रह जो फाल्कन 9 रॉकेट से ले जाए गए अंतरिक्ष में, तो 143 क्या 143 उपग्रह कौन से रॉकेट से? तो ये फाल्कन 9 रॉकेट से ले जाने वाली एजेंसी है। और ये कहाँ की एजेंसी है? तो स्पेस एक्स है साथियों, अमेरिका की। कहाँ की है? ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। हाल ही में किस कंपनी द्वारा एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह रिकॉर्ड करने का? तो ये साथियों स्पेस एक्स। पहले किसके नाम था? तो पहले भारत का आन बान शान इसरो के नाम था। किसके नाम था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, तो ये स्पेस जो बात करते हैं किसके नाम था? इसरो के ये नाम था। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो ये आपको एंडी जेसी और जेफ बेजोस दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको पागल सुल्तान दिखाई दे रहे होंगे जो स्पेस एक्स की क्या है? सीईओ है। आगे हम चलते हैं, स्पेस एक्स के बारे में डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वें नंबर का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है? भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी हम डिटेल से अगर बात करते हैं साथियों, तो जो हाथी पांव बीमारी होती है, ये हाथी पांव बीमारी क्या होती है? सबसे पहले हाथी पांव बीमारी के बारे में मैं बता दूं तो जिस प्रकार आपका पैर होता है, और पैर क्या होता है, एक तरफ तो पैर आपका सिंपल होता है और एक तरफ पैर क्या हो जाता है? सूज जाता है, मतलब भारी हो जाता है। क्या हो जाता है? इतना भारी आपका पैर हो जाएगा और उसे क्या बोल देंगे? हाथी जैसा पाँव हो गया तेरा। क्या हो गया? हाथी जैसा पाँव हो गया, उससे बोला जाता है हाथी पाँव। तो हाथी पाँव के उन्मूलन, और हाथी पाँव के उन्मूलन की हम बात करते हैं साथियों, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा एक दवा अभियान शुरू किया गया है। तो हाथी पाँव के उन्मूलन के लिए दवा अभियान स्टार्ट किसने किया है? तो ये स्टार्ट किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र की बात करें तो सीएम कौन है? उद्धव सिंह ठाकरे। कौन है? उद्धव सिंह जी इस यहाँ के सीएम है। गवर्नर की हम बात करते हैं साथियों, कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के क्या है? गवर्नर है। अगर यहाँ की महाराष्ट्र की बात करें तो आपको याद है गोलवाद सपोटा, जो महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले से कहाँ भेजा गया था? यूके भेजा गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद है पालगढ़ जिले से, कहाँ से? पालगढ़ जिले से गोलवाद सपोटा। कौन सा सपोटा? गोलवाद सपोटा। अरे गुरुजी ये तो बता दो ये क्या है? तो भाई साहब एक चीकू की किस्म है। किस किस्म है? ये चीकू की किस्म है। और चीकू किस्म की बात करते हैं तो भाई साहब भारत के कैप्टन चीकू साहब याद है? विराट कोहली जी, है ना? तो गोलवाद सपोटा चीकू की किस्म है जो जीआई टैग प्राप्त है। कहाँ भेजी गई है? यूके भेजी गई है। यूनाइटेड किंगडम की हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में भेजी गई है। हाथी पाँव के उन्मूलन के लिए महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है सीएम उद्धव सिंह ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ की अगर बात करते हैं तो याद है आपको सिस्टूरा हिरण्यकश्यप। भाई साहब ये क्वेश्चन तो 1000 बार पढ़ लिया ना। सिस्टूरा हिरण्यकश्यप की हम बात करते हैं, और ये सिस्टूरा हिरण्यकश्यप क्या है? एक मछली की प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? मछली की प्रजाति है जो उद्धव सिंह ठाकरे जी के बाल ठाकरे के बच्चे ने, जिनका नाम है तेजस ठाकरे, इन्होंने इस मछली की क्या की थी? प्रजाति की खोज की थी। तो किसने खोजा था? तेजस ठाकरे ने खोजा था। किसने खोजा था साथियों? तेजस ठाकरे जी ने इस खोजा था। सिस्टूरा हिरण्यकश्यप जी की हम बात करते हैं। महाराष्ट्र के अंबोली क्षेत्र को अभी हाल ही में जैव विविधता के लिए संरक्षण के लिए दिया गया है। किसको? अंबोली क्षेत्र को। महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम की जो गुफा है उसमें निपाह वायरस पाया गया है।
महाबलेश्वरम की हम बात करते हैं तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। ये भी मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया हुआ है। आगे देखो, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हम बात करते हैं तो भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG लिक्विड नेचुरल गैस की हम बात करते हैं। सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भाई साहब ये किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? नागपुर महाराष्ट्र में भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG सुविधा का उद्घाटन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये भी साथियों कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में ये स्थित है। भारत में टीबी हारेगा देश जीतेगा। कब हारेगा? टीबी हारेगा देश जीतेगा। इसका उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2025। कब रखा गया है? 2025। मुझे ये बता दो मलेरिया का क्या रखा गया है? किसका? मलेरिया का। और मलेरिया का क्या लक्ष्य रखा गया है? ये आ गई सिस्टुला हिरण्यकश्यप, है ना, आ गई। और ये किसकी प्रजाति है? मछली की प्रजाति है। मैंने अभी हाल ही में आपको बताया किसके द्वारा खोजी गई? तेजस ठाकरे जी के द्वारा खोजी गई है। मलेरिया उन्मूलन की हम बात करते हैं तो कितना रखा गया है? 2030 रखा गया है। और टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। उन्मूलन का लक्ष्य 2025 रखा गया है। आगे अगर बात करते हैं इसी में तो ये अम्बोली जो क्षेत्र है अभी मैंने बताया किसके लिए? जैव विविधता के लिए। किसके लिए साथियों? जैव विविधता के लिए। लोनार झील, भाई साहब लोनार जो झील है, ये लोनार झील क्या हो गई? गुलाबी आंखें, है ना, गुलाबी गुलाबी हो गई, मतलब, है ना। तो ये क्या हो गई? इसका पानी क्या हो गया? गुलाबी रंग का हो गया। किसके तरह? अभी मैं बताऊंगा गुलाबी रंग का कैसे हुआ था। तो ये गुलाबी रंग की हो गई थी। निपा वायरस के बारे में बताया कहाँ पर? महाबलेश्वरम। कहाँ पर? महाबलेश्वरम की गुफाओं में। और महाबलेश्वरम के बारे में बताया था कृष्णा नदी का उद्गम स्थान भी माना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। वही बात है कि अगर आपके रगों में खून दौड़ रहा है, पसीना बहाने के लिए तैयार हो तो सेशन को धमाकेदार शेयर कर दो और मेरे साथ आप जुड़े रहो, पढ़ते जाओ। अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हो साथियों तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। क्या कर दे? जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे और हौसला बुलंद करके अपनी मंजिलों को फतेह कर दे। यह आपको ध्यान रखना है। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं। हम वत्सजय राणा के हार हमें स्वीकार नहीं। तो एक बार ध्यान लगाकर पढ़ लो। सभी साथियों को धमाकेदार सेशन को शेयर कर दो। ये आपको मोटिवेट रहना है और तब तक मोटिवेट रहना है जब तक आप नौकरी नहीं लग जाओ। LNG प्लांट की हम बात करते हैं। नागपुर में उद्घाटन किया गया है। नागपुर में ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि डॉक्टर अंबेडकर हवाई अड्डा है। टीबी के बारे में मैंने बताया आपको। टीबी के बारे में 2025 इसका टारगेट है। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ये सिस्टुला हिरण्यकश्यप के बारे में तो स्पेशल जानकारी मैंने आपको लाखों बार समझा दी। पिछले 10,000 साल पहले भी पढ़ाया था कि तेजस ठाकरे जी ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। अम्बोली घाट की बात करते हैं। यहाँ के जो जैव विविधता के कारण ये क्या ही रहा, चर्चा का विषय में रहा था। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो ये लोनार झील है, ये पानी था और ये पानी क्या हो गया? गुलाबी हो गया। क्या हो गया? गुलाबी हो गया। जिस तरह गाना था ना गुलाबी आंखें, उसी तरह का ये हो गया। तो ये क्या हो गई थी? लोनार झील थी और इसी के कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ था, जो महाराष्ट्र की बहुत ही प्रसिद्ध झील मानी जाती है। साथियों की आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, है ना। किसकी बात करते हैं हम? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 8वें नंबर का। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना, भाई साहब जो कोविड-19 में जिन महिलाओं के पति गुजर गए
उन महिलाओं की सहायता के लिए अभी हाल ही में राज्य सरकार ने कोविड-19 विधवा, क्या कोविड-19 विधवा, कोविड-19 एक सेकेंड है ना, विधवा सहायता योजना किसने स्टार्ट की है साथियों? तो ये प्यारी सी सरकार है असम सरकार। किसने स्टार्ट की है? असम सरकार ने स्टार्ट की है। इसमें क्या होगा कि जो महिला विधवा हो चुकी, जिनके पति की मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई, उनको पैसे दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? तो विधवा महिलाओं को साथियों, विधवा महिलाओं को क्या किया जाएगा? 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये बात करते हैं साथियों, तो ये विधवा महिलाओं को दिए जाएंगे, 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना। यहाँ की जो सीएम की बात करते हैं, सीएम के बारे में हम बात करते हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या है? सीएम है। आगे हम डिटेल से बात करेंगे, तो आगे हम डिटेल से बात करते हैं साथियों। तो आपको पता है असम में एक तरह से जो सहायता दी जा रही है विधवा महिलाओं के लिए, वो बहुत ही अच्छी सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा असम ने बच्चों के लिए असम शिशु सेवा योजना भी चलाई थी। क्या चलाई थी? असम शिशु सेवा योजना। ये किसके लिए थी? ये कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों के लिए थी। तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा महत्वपूर्ण योजनाओं में मैंने बहुत सारी योजना आपको बता चुका हूं। जिस प्रकार अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 1 मिनट इसको नोट कर लेना, और नोट करके मैं बताना चाहता हूं आपको। देखो, अगर मैं डिटेल से बताना चाहूं तो चिरंजीवी योजना के बारे में आपको ध्यान होगा, और कहाँ की है? राजस्थान की। इसके अलावा मिशन हौसला किसकी थी साथियों? तो ये यूके पुलिस की थी, मतलब उत्तराखंड पुलिस की थी मिशन हौसला। अंकुर योजना की हम बात करते हैं, तो ये क्या था? पौधे लगाओ, सेल्फी लो, पैसे मांगो। क्या? पौधे लगाओ, सेल्फी लो, 30 दिन के अंदर भेजो और आप क्या करो? पुरस्कार पाओ। तो अंकुर योजना एमपी से रिलेटेड थी। प्यार का पौधा, कौन सा पौधा? प्यार का पौधा कहाँ था भैया? प्यार कहाँ हो गया? बिहार में। कहाँ हो गया? बिहार में हो गया। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो महतारी दुलार योजना। कौन सी योजना? महतारी दुलार योजना। और ये महतारी दुलार योजना कहाँ की साथियों? छत्तीसगढ़ की। कहाँ की? छत्तीसगढ़ की महतारी दुलार योजना है। भूमिगत जल संरक्षण के लिए हिमाचल प्रदेश। याद है आपको? याद नहीं तो याद कर लो। सारी योजनाओं की मैंने आपको लिस्ट बताई हुई है, आपको डिटेल से जानकारी देता रहता हूँ, बीच बीच में रिवीजन कराता रहता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करते हैं साथियों इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो देखो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करते हैं, तो ये आपको राजस्थान के बारे में भी इसमें दिया हुआ है। ओके 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 ओके, महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करते हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया ये रहा, रुको एक सेकेंड। महत्वपूर्ण प्रश्नों में बात करते हैं। असम के 15वें मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे साथियों हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में किस राज्य द्वारा स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग, तो ये किसके द्वारा? असम के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? तो ये असम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और राजस्थान सरकार के द्वारा कौन सा किया गया है? तो वैदिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान के द्वारा वैदिक शिक्षा बोर्ड, ये कहाँ का है? वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन कौन करेगा? तो ये करेगा साथियों राजस्थान। कौन करेगा? राजस्थान। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में नंदारिन बतख जो 120 सालों बाद दिखाई दी? नंदारिन बतख की हम बात करते हैं साथियों, तो ये कहाँ पर दिखाई गई थी? और ये डिब्रूगढ़ साइकोवा में दिखाई गई थी। कहाँ पर? डिब्रूगढ़ साइकोवा नेशनल पार्क है। और ये कहाँ नेशनल पार्क है? डिब्रूगढ़ साइकोवा। तो ये असम का नेशनल पार्क है। भारत का तेल का कुआं, पहला तेल का कुआं की खोज की गई थी डिगबोई असम में। कहाँ पर साथियों? तो डिगबोई असम में भारत का पहला तेल का कुआं खोजा गया था। आधुनिक असम के संस्थापक कौन थे? तो ये थे साथियों गोपीनाथ बारदोलाई। कौन थे साथियों? तो गोपीनाथ बारदोलाई। गोपीनाथ बारदोलाई असम के
आधुनिक असम के जो क्या थे संस्थापक थे गोपीनाथ बारदोलाई। असम का जो बात करते हैं तेल का कुआं डिगबोई असम में, असम के संस्थापक गोपीनाथ बारदोलाई। आगे चलते इसी में बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो केरल की जो बात करते हैं मंत्री थी के गौरी अम्मा, जिनका निधन हो गया था, जो राजस्व मंत्री थी। क्या थी साथियों? राजस्व मंत्री थी। आगे हम बात करते हैं तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा है, असम के 15वें मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल दी हुई है। जो थोड़ा सा यहाँ पर आंसर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके डिटेल से आंसर भी लिखे हुए है। ये नंदारन बतख है जो डिब्रूगढ़ सहायकोवा में दिखाई गई है। असम में अब 7 नेशनल पार्क हो गए। पहले 5 नेशनल पार्क थे, उसके बाद रायमोना 6ठे नंबर का और 7वें नंबर का दहिंग पटकाई नेशनल पार्क बन गया है। ये तेल का कुआं है डिगबोई असम में, याद है? ठीक है, और ये आधुनिक असम के निर्माता गोपीनाथ बोरदोलाई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये गोपीनाथ के बारे में एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके बारे में ये दिया हुआ है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 90 नंबर की क्वेश्चन की। भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना का संबंध किससे? तो पहले तो हम बात करते हैं आरबीआई की। भाई साहब, ये आरबीआई क्या चीज़ होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। क्या साथियों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका पहला हेड क्वार्टर की हम बात करते हैं, पहले कोलकाता था। कहाँ था साथियों? पहले कोलकाता था, अब क्या है? मुंबई है। अब क्या है? मुंबई इसका हेड क्वार्टर है। इसका राष्ट्रीयकरण की हम बात करते हैं 1/1/1949। कब? 1/1/1949, 1934 का एक्ट। कब? 1934 का एक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना, क्या नाम है? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। ये क्या करेगी? जो खुदरा निवेशक होते हैं, जो खुदरा निवेशक होते हैं उनको क्या करेगा? एक ही जगह में सारी सुविधा उपलब्ध कराएगा। तो ये किसके बारे में? खुदरा निवेशकों के बारे में। और खुदरा निवेशकों को क्या करेंगे? ये एक ही जगह पर सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो ये किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूति से यह संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? सरकारी प्रतिभूति से यह संबंधित है। सरकारी प्रतिभूति से यह संबंधित है। आरबीआई की स्थापना हुई थी एंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। किसकी? एंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। आगे हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट की। तो इसमें ये आरबीआई के बारे में आपको पता है हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ ना, थोड़ा सा 1 सेकेंड है ना, भागना होता है। आप क्या करते हो? भाग जाते हो। आगे बात करते हैं साथियों, हाल ही में बेड बैंक की बात करते हैं। तो बेड बैंक की जो बात करते हैं, पहले प्रबंध निवेशक, बेड बैंक के पहले प्रबंध निवेशक किसे बनाया गया है? तो पद्म कुमार माघवेन को। किन्हें बनाया गया है? पद्म कुमार माघवेन को। पद्म कुमार माघवेन जी को क्या बनाया गया साथियों? बेड बैंक के प्रबंध निदेशक बनाया गया है। किसकी सिफारिश है ये? बेड बैंक सुदर्शन समिति। कौन सी समिति? सुदर्शन समिति। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर? तो ये एंग हिल्टन कमीशन, एंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर यह आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? तो ये था साथियों कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता में था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के पहले गवर्नर थे साथियों ओसवान स्मिथ। कौन थे? ओसवान स्मिथ थे। यह आपको ध्यान रखना है। ओसवान स्मिथ इसके पहले क्या थे? गवर्नर थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे साथियों?
CD देशमुख भारत के जो भले भारतीय गवर्नर थे RBI के। ये RBI के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इतना ही पूछ सकता है, आने वाले रेलवे का प्री हो या मेंस हो, यह आपको ध्यान रखना है और डिटेल से नोट करते हुए जाना है। जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम करते। आगे चलते हैं, बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले ये देख लो, आपको बेड बैंक के बारे में जो बात करते हैं, 16 बैंकों को मिलाकर ये बनाया गया है। सूरदर्शन कुमार जी की पद्म कुमार जी की हम बात करते हैं, इसके हेड है। भारतीय रिजर्व के बैंक के बारे में यहाँ डिटेल लिखी हुई है, कहीं भागना नहीं है, सभी साथियों को जोड़ के रखना है। ये पूरी गवर्नर RBI के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। ये ओसबोर्न स्मिथ है, कौन है? ओसबोर्न स्मिथ है, जो भारत के RBI के पहले क्या थे? गवर्नर थे। ये आपको ध्यान रखना है, ओसबोर्न स्मिथ के बारे में यहाँ पर डिटेल दी हुई है, ठीक है। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ, और इनके बारे में ये जानकारी दी है। नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। क्या? नज़रों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो क्या हो जाते हैं? सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत क्या है? नहीं है। और दिशा को बदलो तो क्या हो जाता है? खुद ब खुद क्या है? अपने आप को बदल जाते हैं। किनारे खुद अपने आप बदल जाते हैं। तो अपनी दिशा को बदलिए और दिशा को बदलिए, अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाइए, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ। चलते हैं, बात करते हैं नंबर 10 की। आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी साथियों को अगर है ना शेयर नहीं किया ना, तो आपको मेरी कसम है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी साथियों को कंटेंट के बारे में, पढ़ाने के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा ना। आपका मोटिवेशनल तब तक बना रहना चाहिए जब तक मैं मोटिवेट करता रहूँ। ऐसा नहीं कि आप क्या करते हो, भाग जाते हो। भागना नहीं है, सब एक बार जुड़ो, सबको बुलाओ, बोलो साथियों जुड़कर देखो, कंटेंट देखो, तभी मज़ा आएगा। अगर आप ऐसे जुड़े रहोगे, पढ़ोगे, डिटेल से जानकारी लोगे, तभी तो पता लगेगा ना आदमी के बारे में। आके चले गए, पता नहीं, शादी में गए, शादी में टेंट वगैरह दिखे और टेंट वगैरह अच्छे नहीं लग रहे थे, अरे शादी बेकार है। अरे अंदर तो घुसो, रसगुल्लो माल मलाई तो अंदर ही है, खाने का सिस्टम तो अंदर ही है। अंदर जाओगे तभी तो पता लगेगा ना कि खाने में क्या क्या है। इस पे चले, किसी से पूछ लिया जो जा रहा था रास्ते में, अरे भैया क्या बना है? अरे भैया कोई पता नहीं है, वो भी पीछे तुम्हारी तरह आया और देखा बाहर, अरे बेकार है ना। बेकार भी नहीं है अपना, तो बाहर से भी अच्छा है, अंदर से भी अच्छा है। देखना है, लिखना है, नोट करते जाना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय नौसेना को एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P8I, कौन सा? P8I का प्राप्त हुआ है। तो भारतीय नौसेना को एरोस्पेस कंपनी बोइंग से, कौन सी कंपनी से? स्पेस कंपनी बोइंग से क्या हुआ साथियों? अभी हाल में 10वां पनडुब्बी, कौन से नंबर का? 10वां पनडुब्बी। और ये 10वां पनडुब्बी किसको प्राप्त हुआ है? तो भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ है, जो युद्धक विमान है। क्या है? एक तरह से युद्धक विमान है। ये कंपनी किस देश की है? तो साथियों ये कंपनी है अमेरिका की। कहाँ की कंपनी है? ये कंपनी है एरोस्पेस कंपनी अमेरिका की। और अमेरिका की जो कंपनी है एरोस्पेस कंपनी बोइंग, इसको क्या हुआ है? इसी में इसको क्या प्राप्त किया है? नौसेना को एक युद्धक विमान दिया गया है। ये कौन से नंबर की पनडुब्बी है? तो ये 10वें नंबर की पनडुब्बी है, जो एक युद्ध विमान करेगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो देखो आपको मैं बताता हूँ, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान होगा साथियों, 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और नौसेना के बारे में आपको पता होता है, भारत की नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस कब? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना स्थापना दिवस है, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ थल सेना दिवस, ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। शिकागो किस झील के किनारे है? भैया शिकागो जहाँ पर क्या है? मांस की मंडी है। और ये मांस की मंडी है शिकागो में, किस झील के किनारे है?
तो ये है मिशिगन झील के किनारे। किस झील के किनारे? मिशिगन झील के किनारे साथियों। और ये मिशिगन झील कहाँ है? तो ये शिकागो में है। विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है येलोस्टोन नेशनल पार्क। कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। और ये कहाँ पर है? तो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को ये मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नौसेना 4 दिसंबर, वायुसेना 8 अक्टूबर और जो बात करते हैं थल सेना 15 जनवरी को मनाया जाता है। मिशिगन झील के किनारे शिकागो है। शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने क्या दिया था? जो शिकागो में सम्मेलन हुआ था वहाँ पे विवेकानंद जी ने अपने जो बात करते हैं विचार प्रस्तुत किए थे। और शिकागो की जो बात करते हैं विवेकानंद जी का सम्मेलन था जो पूर्व से पश्चिम संस्कृति का क्या माना जाता था? एक विचारक माना जाता था। और विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है। कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क है। आगे चलते इसी में बात करते हैं हम। तो देखो ये आपको 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये शिकागो की है। शिकागो में कौन सी बात करते हैं? झील के किनारे, मिशिगन झील के किनारे, है ना। येलोस्टोन नेशनल पार्क की हमने बात कर ली जो सबसे पुराना है। ये था साथियों हमारा आज का सेशन और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। एक बार सभी साथियों को जिसने भी लाइक कमेंट नहीं किया जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर बता देना आपको सेशन कैसा लगा। और सभी साथियों को जोड़ लेना, बता देना विकास सर का कंटेंट, श्री जी क्लासेज का कंटेंट, क्लासेज की अनाउंस जो भी हो चुकी है राकेश सर ने आपको बताया, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और सभी साथियों को इतना बता दो कि जो कंटेंट है एक बार जाकर देखिए। जिस प्रकार मैंने शादी वाली बात बताई वो आपको ध्यान रखनी है। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं। क्या? रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं। हम वंशज हैं राणा के, हार हमें स्वीकार नहीं। तो इसी के साथ मोटिवेट बना रहना है, सभी साथियों को जोड़ते रहना है, कंटेंट सेंड करते रहना है। पीडीएफ और किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए मुझे कांटेक्ट करना या हमारी श्री जी क्लासेज के किसी भी टीचर्स या टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर रहते हैं, आप कांटेक्ट कर लेना, पीडीएफ मांग लेना। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू।